हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआर के बारे में। बेसिकली आईआर और उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में डिटेल में जाके जो आईआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पावर है, आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी है, उसके बारे में। हांस मार्गन्थो जो काफ़ी एक बहुत बड़े रियलिस्ट यानी यथार्थवादी थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि जो कोर आइडिया है आईआर का, वो लाइज करता है स्टडी में, जो कि स्टेट किस तरह से बदलती हुई दुनिया के साथ अपने राष्ट्र के हितों को बदलते हैं उसके बारे में। मतलब उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेसिकली एक स्टडी है उस बदलते हुए माहौल की, जिसके थ्रू एक स्टेट अपने सेल्फ इंटरेस्ट को साधते हुए अपने एजेंडा सेट करता है और अपने बिहेवियर को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। और देखिए ये चीज़ हम वो क्लियर करते हैं कि हर नेशन का जो एम है वो खुद के नेशनल इंटरेस्ट को साधना है, और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पैरामाउंट है। और वो उन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशंस उसको एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर कहा। उनका ये मानना था कि जो भी नेशन है उसका मेन एम अपनी पावर को इंक्रीज़ करना है। वो पावर मिलिट्री पावर भी हो सकती है, वो पावर इकोनॉमिकल पावर भी हो सकती है, जिसके थ्रू वो अपनी पावर को असर्ट करेगा दूसरे के ऊपर। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई थी, उसने बेसिकली पहली बार नेशन स्टेट्स को डेवलप किया। जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से निकल कर आया। और यहीं से जो इन दो देशों के, दो या दो से अधिक देशों के बीच के जो रिलेशनशिप हो किस तरह से डिसाइड होंगे, वो भी डिसाइड हुआ। या तो डिप्लोमेसी से होंगे या वो मिलिटराइजेशन से होंगे, जिससे इंस्टीट्यूशनलाइज हुए फॉरेन रिलेशन कि किस तरह से उनको कंडक्ट किया जाएगा। स्टेट क्या होता है? स्टेट एक कम्युनिटी होती है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज लोगों की, जो एक खास इलाके में रहते हैं, जो अपने आप में सोवरेन होते हैं। और देखिए, अगर कोई नेशन सोवरेन यानी संप्रभुत्व नहीं है, उसके ऊपर किसी और क्या आधिपत्य है या इन्फ्लुएंस है, तो आप उसे फ्री नेशन स्टेट नहीं कह सकते। वो कहीं ना कहीं एक सब नेशनल एंटिटी के अंदर आ जाता है। इसमें साफ-सुथरी बात है, स्टेट को पॉलिटिकली सोवरेन होना चाहिए, इंटरनल इश्यूज़ में भी और एक्सटर्नल इश्यूज़ में भी। ऐसा ना हो कि इंटरनल तो हम फैसले अपने खुद ले रहे हैं और एक्सटर्नली हमारे ऊपर कोई डोमिनियन पावर बैठी, जैसे कि ब्रिटेन के ज़माने में होता था कि डोमिनियन स्टेटस जब देते थे तो फॉरेन फॉरेन पावर के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस रहता था। तो वो चीज़ को हम एक प्योर नेशन स्टेट नहीं कह सकते, एक प्रॉपर नेशन स्टेट मॉडर्न डेफिनेशंस में नहीं कह सकते। इंटरनली की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट सबसे ऊपर है। स्टेट को चैलेंज करने वाली कोई अथॉरिटी उस स्टेट में नहीं होनी चाहिए। स्टेट के पास मोनोपोली होनी चाहिए हिंसा पे काबू करने की। देखिए, किसी भी राज्य में स्टेट तभी सोवरेन होता है जब उसकी जो लीगल वायलेंस है उस पे उसकी मोनोपोली हो। लीगल वायलेंस से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई जना रूल्स तोड़ रहा है तो स्टेट के पास उसे पनिश करने का हक होगा, और स्टेट के पास ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का हक होगा। अगर पैरेलल पावर स्ट्रक्चर्स किसी स्टेट में इंटरनली हैं, तो वो स्टेट सोवरेन कैसे हो सकता है? बिकॉज़ जो पैरामाउंटेसी है स्टेट की, वो चैलेंज हो रही है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कहीं न कहीं स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो अ, हम कह सकते हैं एक प्रॉपर नेशन स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। मार्क्सिस्ट जो हैं, जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो एक कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशन है, जिसका मेन एम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जिसके थ्रू वो डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस की डेवलप्ड नेशंस पर, और डेवलप्ड नेशंस रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करते हुए उन कंट्रीज से उनको अपनी डिपेंडेंट बना के रखते हैं। लिबरल स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन को बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स पे देखा है। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी देखी जहाँ पे नेशन स्टेट्स और ह्यूमन बींग और ह्यूमन सोसाइटी आपस में कोऑपरेशन करेंगे, आपस में कोरिलेशन के साथ रहेंगे, एक पीस की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, ह्यूमन कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन देखिए, आइडियलिज्म सबको पता है रियलिज्म से हार जाता है शायद इंटरनेशनल रिलेशंस में। कि जिस तरह से आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ इंटरेस्ट सेंटर्ड है, उसी तरह से कहीं ना कहीं आईआर में वो बात निकल कर आती है। मॉडर्न स्टेट की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं जो आईआर से रिलेटेड है, तो देखिए रिफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, रेनेसां का जो दौर था, जो रिफॉर्मेशन का दौर था, जिसमें प्रोटेस्ट जो चर्च और स्टेट का सेपरेशन हुआ मिडिल एजेस में यूरोप में, उसने एक बड़ी अहम रोल निभाई। इसके पहले कहीं ना कहीं स्टेट्स के ऊपर एक पैरामाउंटी सी थी कैथोलिक चर्च की, यूरोप के सेंस में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की। तो कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर एक वो मॉरलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता था, और कहीं ना कहीं स्टेट सब एक सुपरा नेशनल अथॉरिटी दैट इज रिलीजन के नीचे थे। लेकिन रिफॉर्मेशन जो बेसिकली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स चर्च के बीच में डिवाइड था क्रिश्चियन वर्ल्ड का, उसने कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जहां पर आप देखेंगे कि जो स्टेट है उसका सेपरेशन होता है रिलीजन से, और जो किंग है, जो प्रिंस है, जो लोकल गवर्नमेंट्स, उनके पास में रियल ताकत आती है अपनी सोवरेनिटी को असर्ट करने की। और यहीं से अगर आप देखें तो एक मॉडर्न नेशन स्टेट निकल कर आता है। 18 सेंचुरी के बाद से अगर आप देखें, जब स्टेट्स की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी वो नेशनल आइडेंटिटीज़ के बेस पे स्ट्रेच डाउन होती हैं, और स्टेट खुद को नेशन स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वो लेजिटिमेसी क्लेम करते हैं अपनी मोनोपोली और द मीन्स ऑफ वॉरफेयर, और लोगों को नेशनैलिटी और सिटीजनशिप देने के अधिकार के तौर पर, कि हम डिसाइड करेंगे हमारा नागरिक कौन है, उन्हें क्या कानून फॉलो करने हैं, कोई दूसरी अथॉरिटी हमें नहीं बताएगी। और हिंसा का अगर हम इस्तेमाल करना है तो वो हम डिसाइड करेंगे, कोई तीसरा हमको नहीं बताएगा। पावर, मेन चीज़ है पावर किसी भी स्टेट के लिए। देखिए, मैं कहता हूँ आईआर का मसला कुछ भी नहीं है। आईआर का केवल एक एम है, हर स्टेट अपनी पावर मैक्सिमाइज करना चाहता है, हर स्टेट खुद को एक्सर्ट करना चाहता है, हर स्टेट खुद को एक स्टैब्लिश करना चाहता है वर्ल्ड पावर के तौर पे। पावर क्या है? पावर बेसिकली
एक सिंपल डेफिनेशन में दूं, पावर इज एक्चुअली टू मेक पीपल डू व्हाट दे वुड नॉट डू अदरवाइज। पावर वो है जो लोगों से वो काम करवा ले जो जनरली वो नहीं करवाना चाहेंगे। जैसे एक टीचर की पावर है कि वो बच्चे से पढ़ाई करवा सकता है, उसको डर दिखा के नंबर कम देने का या उसे फेल करने का, उसे प्रेशराइज कर सकता है। अभी पॉजिटिव है नेगेटिव वो आप सोच सकते हैं, लेकिन एक ही जनरल डेफिनेशन है। मॉर्गन थो कहते हैं पावर पावर एज मैन कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ द अदर मैन। पावर वो है जिसके थ्रू एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति की एक्शन या उसके माइंड कंट्रोल। तो यही चीज़ एक नेशन के साथ भी लागू होती है जब ऐसे वाइडर सेंस में पॉलिटिकल पावर के तौर पर देखते हैं, जिसके थ्रू पावर जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो पावर अथॉरिटी वो पब्लिक के ऊपर और मासेस के ऊपर अपनी पावर को असर्ट करे। जॉर्ज शॉसबर्गनर ने कहा है, पावर एज द कैपेसिटी टू इम्पोज वन विल ऑन अदर बाय रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैंक्शन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। पावर बेसिकली अपनी विल का असर्शन है दूसरे के ऊपर थ्रू इफेक्टिव मीन्स। जो सैंक्शंस भी हो सकते हैं, जो एक मॉनेटरी बेनिफिट का डर भी हो सकता है, जो फिजिकल पनिशमेंट का भी डर हो सकता है, सैंक्शन का भी डर हो सकता है, जिसके थ्रू आप इतना प्रेशर डालें किसी के ऊपर कि वो आपकी बातों को मानने लगे। नेशनल पावर क्या होता है? ईएच कार ने नेशनल पावर को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड पावर ओवर पब्लिक ओपिनियन। इकोनॉमी आप समझ रहे हैं, जिस तरह वर्ल्ड पावर्स छोटी कंट्रीज को इकोनॉमिकल एड और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं उन पर इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश होती है। मिलिट्री, जिस तरह अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड बना रखे हैं और थ्रू मिलिट्री इंटरफेरेंस वो जिस तरह से अपने व्यू पॉइंट्स को असर करने की कोशिश करता है, वो मिलिट्री पावर है। पावर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, आप जिस तरह से ओपिनियन क्रिएट करते हैं, जिसमें मीडिया आ जाती है, जिसमें नेशनल प्रोपोगेंडा आ जाता है, जिस तरह हिटलर ने एक जो आर्यन सुप्रीमेसी कॉन्सेप्ट है, जो एक हेट्रेड टुवर्ड ज्यूज की आइडेंटिटी थी, उसको असर्ट किया, पब्लिक ओपिनियन उसको दिमाग में डाल दिया। देखिए, दिमाग में अगर कुछ चीज़ डाल देते हैं आवाम के, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर ताकत होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसके थ्रू नेशन का कैरेक्टर बिल्ड होता है, थ्रू द कंट्रोल ओवर द नेशनल ओपिनियन बिल्डिंग प्रोसेस। मॉरल्स आप डेवलप करते हैं, आप साइकोलॉजिकल, आप नेशन का पूरा कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर को आप दूसरे देशों पे इंपोज भी कर सकते हैं। एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर क्या हो सकते हैं? ज्योग्राफी, आपका देश का सिचुएशन किस तरह से है, उसका लोकेशन क्या है, आइलैंड नेशन है, सी फेयर नेशन है, क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, उसका इंपैक्ट आपकी पावर सिचुएशन में पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आप क्या केवल आप अगर जो कंट्री जिनमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता, उनका डेवलप करना मुश्किल होता है, ना उनके अंदर इतना पावर पोजीशन में पता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आपका हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जैसे जापान, तो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी आप एक इकोनॉमिकल पावर के तौर पर आ सकते हैं। फूड की सप्लाई होनी चाहिए, अगर फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है आपको पावर पोजीशन क्या होगा, रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, पॉपुलेशन, नेशनल कैरेक्टर। आप कैरेक्टर क्या है, जैसे पर्शिया, पर्शिया के कैरेक्टर में जो सेकंड जो पुराना जर्मनी है, आप कह सकते हैं, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट था जर्मनी का, पर्शिया में बड़ा हाई मिलिट्री कैरेक्टर था उनके नेशन सोसाइटीज़ का, वो मैस्कुलिनिटी को बड़ा फेवर करते थे। तो आप देखेंगे जर्मन नेशनल कैरेक्टर में कहीं ना कहीं वॉर को हमेशा प्रेफरेंस दी गई ओवर द पीस। नेशनल मोरल किया है, इंडिया नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट। डिप्लोमेसी किस लेवल की आपकी है, जैसे हेनरी किसिंजर, द ग्रेट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, उनकी अगर आप बात करें, अगर आपके पास ऐसे डिप्लोमेट्स हैं जो दुनिया के अंदर आपके व्यूज़ को असर्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फॉरेन पॉलिसी और आपके फॉरेन रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, असर्टिव होंगे दुनिया की पॉलिटिक्स में। आपकी गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक आइडियाज, आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ जाएंगे, आप डिक्टेटरशिप है आप उस तरह से चलेंगे। और इकोनॉमिक सेंक्शंस, यूज़ ऑफ फोर्स, आपकी कितनी कैपेसिटी, आप हार्ड पावर हैं, आप सॉफ्ट पावर हैं, तो ये सब चीज़ें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं नेशनल पावर के। इनसे चीज़ों से निकल कर आता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? रियलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसके थ्रू इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि रियलिस्ट का ये मानना है कि दुनिया में कंटिन्यूस वॉर हो रही है, वॉर वाली सिचुएशन है, नॉट वॉर हो रही है। हर देश अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है, और हर देश के लिए डरना जरूरी है दूसरे देश की बढ़ती हुई ताकत से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा हो सकती है। रियलिस्ट का मानना है international politics is characterized by anarchy and self-help system. Anarchy refers to the absence of central authority in system of sovereign states. That is, state of nature है, एनार्की है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं जो स्टेट्स को कंट्रोल करे, जो पीस गारंटी करे, इसलिए हर स्टेट के लिए जरूरी है अपनी ताकत को बढ़ाए ताकि बढ़ती हुई किसी दूसरे देश की ताकत से अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। रियलिस्ट का ये मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम्स हमेशा से वो हॉब्सियन वर्ड जो स्टेट ऑफ नेचर की जो बात करता है उसको दिखाता है कि जहां हर आदमी केवल अपने लिए लड़ रहा है, सेल्फ सेंटर्ड, उसी तरह नेशन भी सेल्फ सेंटर्ड है और वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं जिसके थ्रू दूसरे को डरा धमका सके। तो इस केस में आपको भी अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इसलिए हर देश की जिम्मेवारी की अपनी ताकत को इतना बढ़ाए कि कोई दूसरा देश उसके ऊपर प्रेशराइजेशन ना कर पाए और खुद को सेल्फ इंटरेस्ट कर पाए। लेकिन इससे एक नई चीज पैदा होती है, कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। एक बढ़ते हुए देश की ताकत से खुद को बचाने के लिए हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं, उससे दूसरे देशों को लगता है कि हम उनको डराने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, और इससे चीज जो पैदा होती है इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिलेमा। क्योंकि मेरी बढ़ती हुई ताकत दूसरे देश के लिए खतरा हो सकती है, मैं किसी से डर रहा हूं पर कोई देश मुझसे डर सकता है। तो एक सर्कल को, आर्म रेस के सर्कल को, एक कंटिन्यूस सर्कल को, पावर स्ट्रगल को जन्म देता है, जो कि दुनिया में आपको दिखता है। इंडिया ने चाइना के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन बनाया, बट पाकिस्तान कहता है कि आपने हमारे लिए बनाया इसलिए हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। ईरान अमेरिका को डराने के लिए इजराइल से डरने के लिए न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो एक पूरा सर्कल होता है, विशेष सर्कल है। इससे कैसे बचा जाए?
छोटी कंट्रीज क्या करेंगी जिनके पास इतनी ताकत ही नहीं है खुद की पावर को बढ़ा पाएं, या जिनके पास इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक डोमिनेंट वर्ल्ड पावर बन पाए, वो कंट्रीज क्या करेंगी? उनके लिए कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर के लिए केनेथ वॉल्स कहते हैं, इन्हें उनका जो वर्क था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बैलेंस ऑफ पावर के लिए वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर इज व्हाट विल हैपन if states take notice of their surrounding, adjust their policies to change the configuration of power worldwide, and if the actual distribution of power is such, balance of power can emerge. सिंपल सी बात है। उनका ये मानना है कि बैलेंस ऑफ पावर तब होगा जब कोई भी देश अपने आसपास की जो सुरक्षा की स्थिति है उसको भापते हुए अपनी सुरक्षा की स्थिति को उस तरह से एडजस्ट करे जिसके थ्रू वो पावर ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको बैलेंस कर सके, तो वो बैलेंस ऑफ पावर कहलाता है। इसको और समझने की कोशिश करें तो जॉर्ज शॉसबर्ग ने कहा है, in favorable condition, alliances and counter alliances treaties of guarantee and neutralization may produce a certain amount of stability in international relations. This equilibrium is described as power of balance. ट्रीटीज के थ्रू, काउंटर ट्रीटीज के थ्रू, संधियों के थ्रू, किसी संधि के चैलेंज है, मैंने संधि किसी देश के साथ करी पर मेरे देश से कोई देश डर रहा, उस संधि से कोई देश डर रहा, तो दो देश उस देश को जैसे वार्सा पैक्ट, उसके सामने नेटो, संधि थी नेटो, उसके सामने वार्सा पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, तो ये काउंटर अलायंस होता है। ट्रीटीज के थ्रू, शांति वार्ताओं के थ्रू, न्यूट्रलाइजेशन, जैसे कि अगर आप बात करें सिंगापुर ने क्या रखा है कि स्विट्जरलैंड ने क्या रखा, वी आर न्यूट्रल इन ऑल इवेंट्स ऑफ वॉर। तो इनके थ्रू आप क्या करते हैं, आप एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि रियलिस्ट क्या कह रहे हैं कि सिस्टम एनार्किस्ट है, वहाँ पीस नहीं हो सकता। तो पीस कैसे आएगा? पीस जब आएगा जब आप सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। वो कैसे गारंटी आप देंगे? जब आप बात करेंगे इस तरह के अलायंसेस की जिसके थ्रू कोई भी देश इतनी ताकत ना बढ़ा ले कि कोई देश को खतरा, और उस देश को खतरा होता है उस देश की बढ़ती हुई ताकत से, तो सामने वाला देश इस तरह का सिस्टम क्रिएट करे कि उस देश की बढ़ती हुई पावर बैलेंस हो जाए, या तो अपनी पावर को बढ़ाए या अपने साथ एक ग्रुप क्रिएट करे जो ये इंश्योर करे कि दुनिया में अगर कोई भाई अपनी ताकत बढ़ा किसी को डराने की कोशिश करेगा तो ये बैलेंस ऑफ पावर उसको काउंटर वेट करेगा। तो बेसिकली किसी बढ़ती हुई ताकत को काउंटर वेट करना जो होता है वो बैलेंस ऑफ पावर कहलाता है। कैश ने आर्ग्यू किया है, द मेंटेनेंस ऑफ जस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द फैमिली ऑफ नेशंस एज शुड प्रिवेंट एनी वन ऑफ देम फ्रॉम बिकमिंग सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू इम्पोज द विल अपॉन द रेस्ट इज बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली क्या है? बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली ये है कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें जहाँ कोई भी देश इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो किसी देश के ऊपर अपनी विल को इम्पोज कर पाए, वो बैलेंस ऑफ पावर। एजम्पशंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, पहली बात क्या होना चाहिए? स्टेट्स को फर्म होना पड़ेगा अपने किसी भी हद तक जाने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पावर से क्या होता है? पहली चीज तो सामने वाला देश किसी दूसरे देश पर अटैक करने से डरेगा। सिमिलरली जो कमजोर कंट्री है वो खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेगी कम से कम कि वो युद्ध के केस में विक्टिम ना बने हार का। बेसिक नॉर्म्स कैरन मिस ने कहा है, पहली चीज ये कब होता है? जब कोई देश या कोई कोलिशन अपनी ताकत को असर्ट करने की कोशिश करता है, स्टेट्स अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है नई टेरिटरीज और पॉपुलेशन को एक्वायर करते हुए, और ये साथ साथ ये भी कहता है देखो नेगोशिएशन वॉर से बेहतर है, बट हारने से बेहतर है लड़ाई, खुद की हार से ज़्यादा बेहतर है। और ये इसमें साफ है कि हर देश के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दुश्मन देश के दुश्मन को एक पोटेंशियल अलाय के तौर पे देखें। हर देश को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए क्यों? बिकॉज हार से बेहतर लड़ाई है, और स्टेट्स को हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करना चाहिए प्योर वे में, ताकि वो अपने अलाइज, अपने काउंटर अलाइज और अपने एनिमीज को पहचान सके कि उसका गोल क्या है। कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है? पावर जो होती है वो शेयर्ड होनी चाहिए, कंसेंट्रेटेड नहीं। अगर एक दुनिया में कोई ताकतवर देश है तो जाहिर सी बात है गुंडा बनेगा। पॉलिसी जो है उसको हमेशा से इमोशन से फ्री होकर चलाना चाहिए। देखिए पॉलिसी पंचशील इमोशनल वैल्यू था कि हम मॉरलिटी हाई ग्राउंड्स की बात करें तो उसका नतीजा हमें देखने को मिला, तो रैशनलिज्म होना चाहिए, इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। एलिमेंट्स ऑफ पावर सिंपल होनी चाहिए, मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर कट होनी चाहिए कि हमारा गोल्स क्या है, उसको सेफगार्ड हम कैसे करेंगे, हमारा टारगेट और हमारा एजेंडा क्या है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ वॉर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग वॉर से डरें। आप जंग को इतनी महंगी बना दो कि आदमी उससे डरे। जैसे आज के दौर में इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी वर्ल्ड की एक दूसरे पर इतनी ज़्यादा है कि वॉर से क्यों डरते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि अगर वॉर हुई तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। सिक्योरिटी इन पीस जो है उसका मेन मकसद है बैलेंस ऑफ पावर को लाने का, और इसका जो मेन इंटरेस्ट है वो स्टेट्स के वाइटल इंटरेस्ट को बचाना है। लेकिन अगेन ये गारंटी नहीं है, क्योंकि नेशंस कई दफ़ा इनको काउंटर करते हुए, रियलिज्म की ओर बढ़ते हुए, बैलेंस ऑफ पावर को तोड़ते हुए भी वॉर की ओर जाते हैं। मॉर्गन तो कहते हैं द गोल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर convinced as the equal to maintain stability as well as preservation of basic component of states in international institutions. Method: adjustment of powers by domestic measures, alliance and counter alliance मैंने आपको बताया। आर्मामेंट डिसआर्मामेंट, हथियारों को बढ़ाना, हथियारों को घटाना। फॉर एन एग्जाम्पल, जब कोल्ड वॉर खत्म होने के दौर में था, देतांते का दौर था, दोनों कंट्रीज तैयार हुई थ्रू स्टार ट्रीटीज के अपने हथियारों के स्टॉक प्राइस को कम करेंगे। डिवाइड एंड रूल, आप इंडियन से बेहतर कौन जानता है। कंपनसेशन,
कंपनसेशन आप किसी की ताकत को बढ़ने ना दो, उसके बाद तो एग्रेसिव ना हो। जैसे जर्मनी के साथ हुआ था, आपको याद होगा, जब उसने अंशलुश किया, ऑस्ट्रिया को लिया, तो यूरोपियन पावर्स ने चलो ठीक है भाई, बैलेंस ऑफ पावर हो रहा है, आप अपना एरिया बढ़ा लेना, अब आप आगे मत बढ़ना है, आपको दे दिया। लेकिन इसका नतीजा हमेशा खराब निकलता है। अंशलुश के बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को लिया, राइनलैंड लिया, जो चेकोस्लोवाकिया में था, फिर उसने पोलैंड पे अटैक किया, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अपीजमेंट हमेशा अच्छा नहीं होता। बफर स्टेट, नेपाल इंडिया के बीच में, इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन, यूएन पीस कीपिंग की बात आप कर सकते हैं, कोई देश ज़्यादा उछले तो आप उसमें इंटरवीन करें अगर वो आपकी पावर को चैलेंज कर रहा है तो। कलेक्टिव सिक्योरिटी बेसिकली आइडलिस्टों का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं जी अब यार ऐसे तो दुनिया भागती रहेगी, तो अब हम इसको कैसे इंश्योर करें कि भाई पीस होगा दुनिया में। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप काउंटर कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर को, ये इस आर्म्ड स्ट्रगल को, और इंश्योर कर सकते हैं वर्ल्ड में पीस। ये मानना है आइडलिस्ट का। इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ पावर मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल सिस्टम। इट सीक्स टू मैनेज द सिक्योरिटी डिलेमा। और ये भी आइडलिस्ट नहीं है, ये रियलिस्ट है, सॉरी। द कॉल फॉर कलेक्टिव एंड coordinated actions by the international community or international institutions. The collective security was received as an improvement over the balance of power system, which was uncertain, inadequate, unrealistic in the management of the international security. बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के थ्रू, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जिस तरह से आप वर्ल्ड में स्टेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, वो कहलाएगा आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी। और बेहतर है बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर मैंने बताया जैसे अनसर्टन है, हर देश ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो एक अनसर्टेनिटी रहती है, तो उससे काउंटर करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर की जगह कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आता है। वुडरो विल्सन इसके वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट थे। लीग ऑफ नेशन की अगर हम बात करें तो लीग ऑफ नेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट को लेकर आया, लेकिन आइडलिज्म में प्रॉब्लम ही आई जब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई लीग ऑफ नेशन में, तो उसके पास हार्ड मसल पावर नहीं थी। अगर कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी को तोड़ता है तो क्या किया जाए, वो क्लियर नहीं था। इसका नतीजा निकलता है कि ज्यादातर यूएस ने खुद लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया, बाद में जर्मनी जापान उससे अलग हो गए, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी उसकी। जॉर्ज शॉल्जबर्गर कहते हैं द मशीनरी ऑफ द जॉइंट एक्शन टू प्रिवेंट एंड काउंटर अटैक एनी अटैक ऑन द एस्टैब्लिश इंटरनेशनल ऑर्डर। आज की बात, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन पीस कीपिंग फोर्स। जब कोई कंट्री या कोई ग्रुप इंटरनेशनल ऑर्डर को डिस्टेबल को नहीं कोशिश करता है, तो जो हार्ड पावर है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की, ये बेसिकली प्रिवेंट करती है उस कंट्री को उस कंट्री को कियोस में जाने में, और उस कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी को खत्म होने से रोकने में। ठीक है। सिमिलरली आप बात करें नेटो की, नेटो क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी, जहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अटलांटिक के और वेस्ट यूरोप की कंट्रीज ने उस जमाने के बढ़ती हुई सोवियत यूनियन की ताकत से बचने के लिए एक अलायंस क्रिएट किया, जिसमें कहा गया हमारे ऊपर हमला एक देश में भी हमला सारे देशों में माना जाएगा, और हमारे सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कलेक्टिव होंगे। इससे क्या होता है, कई छोटी कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी कंट्रीज को या ताकतवर कंट्रीज को फेस नहीं कर पाती। उनके लिए एक बेसिक तरीका होता है कि थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी आप अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, आप अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करें, और आप इस बात को इंश्योर करें कि आप बदलते हुए जो ये एक बड़ा तेजी से बदलता हुआ जो एक मैं कह सकता हूँ वॉर मॉन्गरिंग वर्ल्ड है, इसमें आप खुद को सेफ गार्ड कर सकें। आयरिस एल्कुलार्ड ने कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक हाइपोथेटिकल सिस्टम क्या है, जो इंटरमीडिएट है बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के। देखिए, बैलेंस ऑफ पावर एक कंस्टेंट वार, वर्ल्ड गवर्नमेंट, जहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट एक सिंगल गवर्नमेंट होकर दुनिया चलाएगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी बीच की चीज़ है, हर नेशन सोवरेन है, बट अपनी सिक्योरिटी को उन्होंने कलेक्टिव कर लिया, तो ये बीच की चीज़ है वर्ल्ड गवर्नमेंट और बैलेंस ऑफ पावर के। बैलेंस ऑफ पावर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर, कॉन्स्टेंट आर्म स्ट्रगल। वर्ल्ड गवर्नमेंट, जहाँ पे एक जो हाइपोथेसिस दी गई कि दुनिया में एक गवर्नमेंट होगी जो पीस और उसको डिसाइड करेगी। ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर उसके बीच की चीज़ है। पॉसिबिलिटी कब है ये? मॉर्गन कहते हैं जब पहली बार देश तैयार हो जाएं कि भाई एक कंबाइंड बड़ी ताकत बन सके। छोटे देशों के इकट्ठे होने से कुछ नहीं होता। ताकतवर जब यूनिट्स आएंगी, जब ऐसी यूनिट्स आएंगी जिनके पास वाकई में पोटेंशियल है खुद को सेफगार्ड करने का, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी सक्सेसफुल है। देशों के बीच में कॉपरेशन करने की ताकत होनी चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर मतलब विल होनी चाहिए कि हाँ हम कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसके साथ अपने डोमेस्टिक इश्यूज को दबा के इंटरनेशनल एजेंडाज में आगे बढ़ने की आपके पास विल पावर होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल है लीग ऑफ नेशन और यूएन। लीग ऑफ नेशन फेल इसलिए हुआ कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिकॉज आपके पास मैकेनिज्म नहीं था ऐसी कंट्रीज को, रोग नेशंस को चैलेंज करने का जो इस सिस्टम को तोड़ रहे हैं। लेकिन यूएन के अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी कुछ हद तक, देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी यूएन में भी नहीं है, लेकिन एक मैकेनिज्म उसके अंदर है पीस कीपिंग का। जब दुनिया में स्टेबिलिटी खत्म होती है तो आप दुनिया के जो देश हैं ताकतवर या जो समूह है यूएन का, ये डिसाइड करता है पीस कीपिंग फोर्स पे से जाए। बट रियल एग्जाम्पल कलेक्टिव सिक्योरिटी का कोई है तो है नेटो। नेटो के अंदर नॉर्थ अटलांटिक नेशंस जो हैं, कनाडा, यूएसए, और इस तरफ अगर आप देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन का वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न यूरोप का, वो उसके मेंबर है। और बेसिकली वो क्या करता है, वो उस समय सोवियत यूनियन और आज के ज़माने यूरोप की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बात कर रहा है। एक देश पे हमला दूसरे देशों पे हमला माना जाता है। ये लोग अपना बजट इस तरह से डिजाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन रहे। यूएस के बेसिस हैं वेस्टर्न यूरोप में, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। तो देखिए, आपने जो बेसिक आईआर के जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट थे, पावर समझा, आपने स्टेट को समझा, आपने समझा किस तरह से पावर को मैनेज किया जाता है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी को समझा। अब हम बात करेंगे इससे अगली सीरीज में जो अलग अलग थ्योरीज हैं डिटेल में जाके, जैसे रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, उनके बारे में। अगर आप कोई भी सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।